केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात भारत के बजट की। वित्त मंत्री आज बजट तो एक साल का रखा उन्होंने, लेकिन इस बजट में विजन 2047 तक का। बजट में 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जाल बिछाकर दूरी को मिटाने की तैयारी, तो दूसरी तरफ रेयर अर्थ कॉरिडोर के जरिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन पर कब्जे की रणनीति है। यह बजट जनरेशन जी यानी कि हमारे युवाओं के लिए डिजिटल नॉलेज ग्रिड लेकर आया है, तो किसानों के लिए एआई वाली ताकत लेकर आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 नए आयुर्वेद संस्थानों और 17 कैंसर दवाओं को सस्ता करके सरकार ने बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है। देखिए, बजट का एनालिसिस तो चलता रहेगा, लेकिन असली बात यह है कि हमारे आपके जैसे लोगों के लिए इस बजट में क्या है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, आम लोगों के लिए इस बजट में क्या है, इसी को करेंगे डिकोड। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको आज प्रहार में हमारे साथ बने रहना है। दूसरी खबर खामनेई के मास्टर प्लान की। एक तरफ व्हाइट हाउस की जिद है, तो दूसरी तरफ ईरान का वो खौफनाक पलटवार जो सुपर पावर अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। ईरान ने दुनिया को दहलाने के लिए इराक की जमीन के नीचे मिसाइलों का एक पूरा पाताल लोक बसाया हुआ है। यह जमीन के अंदर छिपा वो मौत का जखीरा है जिसकी लोकेशन ट्रैक करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ समंदर में ईरान की नौसेना अब रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसी दहाड़ मार रही है कि अमेरिकी नौसेना के पसीने छूट रहे हैं। ईरानी ड्रोन सब सीधे अमेरिकी जंगी जहाजों के सर पर मंडरा रहे हैं और ट्रंप के हर कदम की लाइव ट्रैकिंग हो रही है। यानी ईरान अब वो कमजोर देश नहीं रहा जिसे अमेरिका जब चाहे डरा ले। ईरान के भीतर से जो मिसाइलें तैनात की गई हैं वो सीधे तौर पर अमेरिकी ठिकानों को शमशान बनाने की ताकत रखती हैं और इसके जद में इजराइल भी आ सकता है। कैसे ट्रंप की दादागिरी के सामने अब ईरान ने युद्ध का मिशन मोड ऑन कर दिया है, आपको बताएंगे। तीसरी खबर उस नापाक मुल्क की जो कश्मीर को दहलाने के ख्वाब देखते देखते खुद खाक होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के नक्शे बना रहे थे। हाफिज सईद जैसे पालतू दरिंदों को खुली छूट दे रहे थे। ठीक उसी वक्त मुनीर को अपनी फौज का जनाजा निकलते हुए देखना पड़ा है। पाकिस्तान जिसे अपनी जागीर समझता था, आज वही बलूचिस्तान मुनीर की आर्मी का कब्रिस्तान बन चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के जरिए वो कोहराम मचाया कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक पैरों तले जमीन खिसक गई है। 12 शहरों के 48 ठिकानों पर एक साथ हुए हमलों ने कैसे पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया है। क्या बलूचिस्तान की आजादी अब करीब है? पूरी जानकारी इस पर भी देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने वाले बजट की। तो आज प्रहार में सबसे पहले हम आपकी जेब से जुड़ी, आपके खर्चों से जुड़ी और आपका जो टैक्स आप देते हैं उससे जुड़ी बात करने जा रहे हैं, यानी बजट की बात। मोदी सरकार ने साल 2026-27 के लिए सालाना बजट पेश कर दिया है। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, क्या क्या कहां बनने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे एक एक डिटेल। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट पर क्या कहा है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। अब देखिए, गुड़ा गणित तो चलता रहेगा। हमारा काम है आपको यह बताना कि बजट से आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ेगा। एकदम सीधा हिसाब आपको समझाते हैं।
इस बजट से आपके लिए क्या क्या सस्ता होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किन चीजों के दाम घटे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आपके फायदे की बात, कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की दवा अब सस्ती हो गई है। चमड़े का सामान, जूतों के दाम भी घट गए हैं। ईवी की बैटरीज के दाम, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी जो होती है उसके दाम भी कम हो जाएंगे, तो गाड़ी की कीमत भी कम हो सकती है। सीएनजी और बायोगैस की कीमतों से भी गिरावट की जानकारी मिल रही है। कपड़ों का निर्यात अब सस्ता हो जाएगा। सोलर उपकरण की बात करें, मोबाइल की बात करें, माइक्रोवेव ओवन जैसी ये जो चीजें हैं इनके भी दाम घटेंगे, तो यानी किचन में भी आपकी रौनक आएगी। इसके अलावा विदेश यात्रा में अब जेब को पहले से थोड़ी राहत मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो अब प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता होने वाला है। कुरियर से सामान भेजने में भी अब कम पैसे लगेंगे, ये आपसे जुड़ी बात। हालांकि शराब के दाम बढ़ जाएंगे और अच्छा ही है, शराब के दाम बढ़ेंगे। स्क्रैप खरीदना महंगा हो सकता है। इसके अलावा खनिजों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। तो ये किन चीजों के दाम घटे, किन चीजों के बढ़े, आपसे जुड़ी चीजें हमने आपको बताई। ये बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उन्होंने लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन लगातार नहीं, और इसी वजह से ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पर हो गया। और ये जो साड़ी भी आप देख रहे हैं, हर बार जब निर्मला सीतारमण आती हैं तो उनकी जो साड़ी होती है उससे भी एक संकेत मिलता है। ये तमिलनाडु की कांचीवरम साड़ी है जो उन्होंने आज पहनी है। इससे पहले मधुबनी की साड़ी पहनी थी। आज जो इन्होंने साड़ी पहनकर बजट पेश किया वो तमिलनाडु की साड़ी है जो हम आपको बता रहे हैं। और तमिलनाडु में 2026 में चुनाव भी है। और इस बजट में भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। हर बार की तरह हम और आप ये सोच रहे थे कि शायद कुछ गुंजाइश हो, क्योंकि मोदी सरकार पिछले कुछ बजट से लगातार इसमें बदलाव करती रही है। लेकिन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि क्या कुछ बदला या नहीं। जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। इनकम टैक्स भरना हालांकि अब और आसान होने वाला है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर ब्याज नहीं होगा, ये अच्छी खबर है। मामूली शुल्क के साथ रिटर्न रिवाइज होगा। रिवाइज टैक्स 31 जुलाई तक आप भर सकेंगे। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट की जरूरत नहीं होगी, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो पैन के जरिए ही, पैन कार्ड के जरिए ही प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। टैक्स पर गड़बड़ी पर सजा नहीं होगी, लेकिन शुल्क देना होगा, यानी जुर्माना देना होगा। टैक्स नहीं भरते हैं तो पैसा ज्यादा देना पड़ सकता है। तो देखिए, टैक्स स्लैब में तो खास बदलाव नहीं हुए, लेकिन सरकार देश के विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। नियत साफ है कि विकास की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, और इसीलिए मोदी सरकार देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जा रही है। ये भी आपके लिए जरूरी है। सुनिए क्या ऐलान किया वित्त मंत्री ने, पहले आपको सुनवा रहे हैं। शहरों के आर्थिक क्षेत्रों की आर्थिक शक्ति को पहचान कर उनके खास विकास के कारकों पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए चैलेंज मोड से सुधार और नतीजे पर आधारित फाइनेंसिंग व्यवस्था के साथ पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। विकास के लिए जोड़ने वाले, जैसे मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। तो सुना आपने, अब हम आपको बता रहे थे कि हाई स्पीड रेल ट्रेनों की शुरुआत हो रही, कई कॉरिडोर्स यहाँ किए जा रहे हैं। तो तफसील से आपको बताते हैं पूरी जानकारी, कहाँ की ट्रेनें शुरू हो रही हैं, कैसे पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, कनेक्टिविटी कैसे बेहतर होने वाली, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, 7 हाई स्पीड ट्रेन हैं जो अब शुरू हो रही हैं और देश को ये रफ्तार देंगी। कैसे? मुंबई पुणे रेल कॉरिडोर इनिशिएट किया गया। इसके अलावा कौन सा कॉरिडोर है वो बताते हैं आपको। पुणे हैदराबाद रेल कॉरिडोर है, वहीं हैदराबाद से चेन्नई की भी कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्राफिक्स चेंज करेंगे शर्मा जी, जानकारी हम दे रहे हैं। चेन्नई से बेंगलुरु रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। दिल्ली से वाराणसी की भी कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी
ये काफी दूर का एक तरह से एरिया और ऐसे में कनेक्टिविटी वाराणसी से सीधे सिलीगुड़ी हो जाएगी। पहाड़ी राज्यों में स्पेशल माउंटेन ट्रेन लाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में 5000 ई बसेस की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे जो टूरिस्ट पहुंचते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो ये तमाम तैयारियां इसलिए की गई हैं जिससे कि आपको और बेहतर अवसर मिल पाए। आप पूरे देश में जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो आप जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो ऑप्शंस खोले जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और आपको बताएं कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी अपनी ताकत को बढ़ाने का संकेत दे दिया है। इस बार रक्षा बजट में होने वाली बढ़ोतरी सेनाओं की ताकत को और बढ़ा देंगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की सेना ने अपना दमखम साबित किया, हम वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के में जो पाले गए आतंकी थे उनके घर में घुसकर मारा था और ये संकेत साफ कर दिया था कि भारत का दुश्मन चाहे पाताल में ही क्यों ना छिपा है, उसे ढूंढ कर मारा जाएगा। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि रक्षा बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के लिए भारी भरकम रकम अलॉट किए जाने की चर्चाएं तो चली रही थी और बजट में हुआ भी वैसा ही। कैसे? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने थोड़ी डिटेल रखते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इस साल सरकार रक्षा के क्षेत्र में 7.85 लाख करोड़ खर्च करेगी। ये बजट है, जबकि पिछले साल सेनाओं के लिए भारत सरकार ने 6.81 लाख करोड़ का बजट तय किया था, यानी बढ़ाया गया है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। भारत सरकार ने खास तौर पर हथियार, सैन्य उपकरण और आधुनिक तकनीक की खरीद के लिए ही बजट को बढ़ाया है। नए बजट का बड़ा हिस्सा हथियार, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम्स, रडार और जो अन्य अत्याधुनिक सैन्य उपकरण हैं उनको खरीदने में ही खर्च किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जो आंकड़े बताते हैं, रक्षा बजट के कुल आवंटन का 46% सैलरी पर खर्च हो जाता है, 24% रकम से रिटायर्ड अधिकारियों को पेंशन दी जाती है और केवल 26% हिस्सा ही सेनाओं के आधुनिकीकरण और जरूरतों पर खर्च किया जाता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि ये कदम उठाएं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं दुनिया में कैसे अलग अलग युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में ये कदम लिया गया है। अब आप एक तरफ सेना का सम्मान देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अन्नदाता का भी बहुत ख्याल रखा गया है। किसानों के लिए मोदी सरकार इस बजट में कई तोहफे लेकर आई है। क्या क्या तोहफे लेकर आई है आपको बताते हैं, पहले ये सुनिए। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार AI, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। और चलिए अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में इस बजट से क्या बदलने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी, पूरी तस्वीर आपको समझाते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं। किसानों के लिए हरियाली वाला क्या फॉर्मूला है जान लीजिए। सरकार किसानों के लिए राहत वाली योजनाओं को बढ़ावा देगी। नारियल, कोको और काजू की खेती को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अखरोट और पाइन नट्स समेत कई ड्राई फ्रूट्स की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए हितकारी योजनाएं लाई जाएंगी। युवाओं को खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार के अवसर इससे बढ़ाए जाएंगे। पूर्वोत्तर के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन पर खास जोर देने की भी योजना रखी गई है। सरकार 500 बड़े तालाबों के विकास का प्लान तैयार कर रही है। मछली पालने के क्षेत्र में आने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी पुश किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में महिला समूहों की स्थापना पर खास जोर दिया जाएगा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उगाने वाले किसानों को विशेष सहयोग मिलेगा, उन्हें स्पेशल हेल्प मिलेगी। जड़ी बूटियों के निर्यात से किसानों को बम्पर कमाई होगी, ऐसी उम्मीद सरकार जता रही है। पशुपालन क्षेत्र में लोन पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके, वो आसानी से लोन लेकर अपना काम कर सकें। तो ये सारे उपक्रम किसानों के लिए किए गए हैं। हालांकि जो
चीजें लाई गई हैं इस बजट में, उससे हमेशा की तरह विपक्ष को शिकायतें रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए कह दिया कि उन्हें ना तो सरकार से कोई उम्मीद है और ना ही बजट से। उन्हें भी सुन लीजिए। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा, नौकरी नहीं देगा, रुक जाना बेटा, नौकरी नहीं देगा। और जहां तक सवाल किसान का है, आलू की पैदावार को क्या लाभ पहुंचा है, धान के किसान को क्या लाभ पहुंचा है, सरसों की पैदा करने वाले किसान को क्या लाभ पहुंचा है, कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम चीजें देखने को मिली, चाहे बनारस को लेकर या रेल को लेकर। ये पानी का जहाज चलने वाला नहीं है, पहले भी चला था, बिहार में जाके रुक गया था। असली बात यह है कि नदियों को कितना आपने साफ किया है, नदियों को साफ करने के लिए क्या किया आपने। आप नया बजट ला रहे हो, आप पुराने लोगों को भूल गए। केवल 5% लोगों के लिए आप बजट ला रहे हैं। लेकिन नाराजगी से इतर जानकारों का मानना है कि बजट संतुलित है। इसमें सभी वर्गों और सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार इस बार ज्यादा जोर देती नजर आई। कोविड के बाद से सरकार ने इस क्षेत्र में खर्च को लगातार बढ़ाया, जिससे बेहतर सुविधा लोगों को मिल जाए। और ये देखिए, कह सकते हैं कि इसी वजह से मोदी सरकार का जो ये बजट है, ये बहुत ज्यादा फोकस्ड हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर रहा और इससे कई चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणाएं की गई हैं जिससे आपको सीधे फायदा होगा, सीधे आप तक वो फायदा पहुंचेगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो डिटेल हम आपके सामने रखते हैं, जानकारी आपको बताते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए, बजट 2026 में सेहत में सुधार पर कैसे फोकस है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाने का ऐलान कर दिया गया है और 7 AIIA को अपग्रेड किया जाएगा, उन्हें बेहतर बनाया जाएगा जिससे इलाज की सुविधा बेहतर हो। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब डेवलप की जाएगी। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगी सरकार। 5 रीजनल मेडिकल हब्स इसके लिए डेवलप किए जाएंगे। बायोफार्मा सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया गया और कैंसर की जो बहुत ऐसी घातक बीमारी है उसके लिए कैंसर की 17 दवाएं सस्ती की गई जो बहुत महंगी हुआ करती थी। गंभीर बीमारी की 7 दवाओं के भी दाम घटाए गए हैं। इसके अलावा जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी खोला जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 10,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स तैयार की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी, जिससे इस क्षेत्र में जो भारत को कहा जाता है कि दुनिया का फार्मा कहा जाता है, उस लिहाज से हम और कदम आगे बढ़ा पाएं, इसकी कोशिश सरकार इस बजट के जरिए करती दिखाई दे रही है। तो ये वो ऐलान थे जो सीधे आपसे जुड़े थे, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने बजट की आपको बता दी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर देखें एनालिसिस करें तो बजट के कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपके लिए जो जरूरी है वो सारे पहलू हमने प्रहार में आपके लिए कवर किए हैं। लेकिन देखिए, जहां दुनिया भर में अब जंग छिड़ी है, पीएम मोदी ने भारत में अपने बजट से विकास की बयार बहा दी है, वहीं अब जंग की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि जंग की आहट अब सीधे व्हाइट हाउस और तेहरान के बीच ही सुनाई दे रही है। ईरान अब अकेला नहीं है। चीन और रशिया की मौजूदगी ने इस टकराव को वैश्विक जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सन की ट्रंप की दादागिरी को अब तेहरान करारा जवाब दे रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं इस चंक में, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अब आर पार की लड़ाई, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। अब ईरान खुलकर संकेत दे चुका है कि वो अमेरिका से टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिसाइलें अलर्ट पर हैं, ड्रोन स्क्वाड सक्रिय हैं और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आप ईरान से जारी की गई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें महायुद्ध की तैयारी की हैं, जो सीधे तौर पर अमेरिका को खुली चेतावनी दे रही है। और इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने 80,000 फतेह ड्रोन भी एक्टिव कर दिए हैं। ये ड्रोन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। ईरान का साफ संदेश, अगर हमला हुआ तो अमेरिका भी बचेगा नहीं। जल थल नभ हर तरफ से पलटवार कैसे होगा, आप इस तस्वीर को देखकर समझिए। और देखिए, ईरानी विदेश मंत्री के बाद अब ईरान के सेना प्रमुख अमीर हतामी ने चेतावनी जारी कर दिया कि अगर दुश्मन गलती करता है तो वो अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। ये सीधे सीधे वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। در آمادگی بالای دفاعی و نظامی هستیم. حرکات دشمنان رو در منطقه زیر نظر داریم. به شدت مورد رصد قرار می دهیم. اونها کاملا در رصد ما هستند و چون از نیت خبیث اونها مطلعیم.
तो देखिए, ईरान ने तो अपना इरादा साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर अमेरिका हिमाकत करता है उन पर अटैक करने की, तो जवाब इस बार हल्का नहीं होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि अमेरिका में भी तबाही मचने वाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए पूरी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं, फटाफट बताते हैं। ईरान ने मिसाइल रेंज की वार्ता को खारिज कर दिया है, कह रहे हैं कि अब मिसाइल कार्यक्रम नहीं रुकेगा। ईरान ने क्लियर कर दिया, खामनेई ने और ज्यादा रेंज वाली मिसाइल बनाने की धमकी दे दी है अमेरिका को। तटीय इलाकों में डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, तेहरान में अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं जिससे व्यवस्था पूरी रहे। ईरान मुस्लिम देशों के साथ संपर्क अब साध रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहा है। ट्रंप के खिलाफ कूटनीतिक फ्रंट ईरान की तरफ से अब खुल चुका है और कोशिश है कि अमेरिका को हमले के लिए जमीन ही ना मिले। यह रणनीति बना रहा है ईरान, और इसी रणनीति के पूरे खेल में ट्रंप पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम देश एक हो गए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि जमीन ही नहीं मिलेगी तो अटैक कैसे करेंगे। अब आप समझ जाइए कि ये जो पूरी चीजें चल रही, जो रणनीतिगत तरीके से तैयारी चल रही है, वो बता रही है कि अब बड़ा नुकसान करवाने के रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, क्योंकि ईरान तो कह चुका है, कई बार चेतावनी दे चुका है, खामनेई से लेकर उनके रक्षा मंत्री से लेकर तमाम लोग ये कह चुके हैं कि हम इस बार झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अमेरिका को दी गई चेतावनी के बीच अब ईरान की ताकत और भी बढ़ गई है, अब उसे चीन का साथ मिल गया। ये तस्वीर ध्यान से देखिएगा, चीन न सिर्फ ईरान को सैन्य मदद दे रहा है, बल्कि चीनी जंगी जहाज अमेरिका के खिलाफ हुंकार भी भर रहे हैं। चीन ईरान को और क्या क्या मदद भेज रहा है, आपने तस्वीर में तो देख लिया कि कैसे दो जंगी जहाज खड़े हैं, चीन और रशिया खड़े हैं, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक डिटेल्स बता देते हैं कि क्या क्या मदद भेजी जा रही है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज युद्ध का एपी सेंटर बन गया है। चीन ईरान के साथ खड़ा है और उसे मदद दे रहा है, यानी पूरी तैयारी यहां कर ली गई है। साउथ चाइना सी से डिस्ट्रॉयर पहुंच रहे हैं, पूरा खाका तैयार किया गया है। 5 डिस्ट्रॉयर फारस की खाड़ी पर पहुंच चुके हैं और इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट पार करके ये हिंद महासागर पहुंचे हैं। हिंद महासागर से आगे अब अरब सागर में इनकी एंट्री हो जाएगी और 5 शिप्स अरब सागर से ओमान की खाड़ी तक पहुंचेंगे। इसके बाद हरमुज से फारस की खाड़ी में घेराबंदी करेंगे, यानी समझ रहे हैं आप, पूरी रणनीति घेराबंदी की है। ईरान चीन के शिप स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर देंगे और ईरानी शिप के साथ चीन का युद्धाभ्यास शुरू हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं तैयारी किस चीज की है। ये सीधे सीधे कोशिश ये है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को लेकर ये बड़े पैमाने पर वहां पर ही अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एरिया ब्लॉक हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो तेल भेजे जाते हैं, जो वर्ल्ड का जो पूरा ट्रेड है, वो प्रभावित होगा। और यहीं से मैसेजिंग 3 लोग कर रहे हैं, त्रिकोण बना के कर रहे हैं, रशिया, चीन और ईरान। चलिए अब आपको थोड़ा और समझाते हैं। चीन और ईरान के साथ आने से अब ट्रंप की घबराहट कैसे तेज हो गई है, ये आप समझिए। अमेरिका अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख चुकी है और युद्धाभ्यास जारी रखने का आदेश दे दिया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान के पास अमेरिका के जंगी जहाज हुंकार भर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा। और देखिए, अमेरिका की तैयारी कितनी भी हो, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज पर ईरान से बहुत कमजोर है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसी जगह पर है, जिसका जिक्र अभी हमने आपको किया ग्राफिक्स में, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल जाता है, तेल आपूर्ति उसी रास्ते होती है, ट्रेड वहीं से होता है, एक पतला सा पाथवे है। ईरान ने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कैसे ईरान जंग के लिए तैयार है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है, आप इस तस्वीर से समझिए। तो आप ये
ये समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है तो बहुत कुछ बदल सकता है। कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो हम आपको बता रहे हैं बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरा मैप ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कितना सकरा रास्ता है, वो ब्लॉक कर दिया तो दुनिया के लिए कितनी टेंशन होने वाली। चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट रख देते हैं। देखिए आप इस मैप को करीब से देखिएगा। आप देख रहे हैं एक तरफ ईरान है और अरब सागर में आपको दो जंगी जहाज खड़े दिखाई दे रहे हैं, और वो बीच का जो पतला सकरा रास्ता है जो हमने हाईलाइट किया आपके लिए गोला बना के, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ते हॉर्मूज पर अगर रुकावट आती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तो कच्चे तेल के दाम आसमान छू जाएंगे। वैसे ही बहुत महंगा और महंगा हो जाएगा। आम जनता के लिए ईंधन खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया पर असर डालेगा क्योंकि तेल सप्लाई इन्हीं कंट्रीज से होती है और इसी रास्ते से होती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से हर चीज के दाम महंगे हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है ना कि तेल का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रक्स में, और उसके बाद जैसे ही ये महंगा होता है उसका असर सीधे सीधे प्रोडक्ट पर पड़ता है। तेल निकालने वाली जगहों पर हमले का डर और बढ़ जाएगा। अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार पर भी असर आएगा और शेयर बाजार तेजी से क्रैश करेंगे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ऐसे में धीमी पड़ सकती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना क्रूशियल है। युद्ध के कारण समुद्री व्यापारिक जहाज भी असुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि कोई भी जहाज जो ट्रेड के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरेगा उसे तो रोक दिया जाएगा। और इसी वजह से ईरान ने अपने जहाज हॉर्मूज के पास लगा दिए हैं, पूरी तरह से कवर कर लिया उस पूरे एरिया को, और यह समझ लिया है कि अगर अमेरिका ने कोशिश की कुछ उल्टा करने की या अटैक करने की तो यही रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये वो नब्ज है जो दबाई गई ना तो असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पूरी दुनिया पर आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत क्रूशियल है। और देखिए ईरान की तैयारी कितनी तगड़ी है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सन की ट्रंप को भी देखना होगा और समझना भी होगा। इराक ने एक वीडियो जारी किया है, आप देखिए ये तस्वीर देखिए, और दावा है कि ये ईरानी शासन से जुड़े ब्लड एवेंजर्स ब्रिगेड्स का वीडियो है। और ये इराक ने वीडियो जारी किया है जो लग रहा है कि ईरान की अंदर खाने वाली तैयारी, बी प्लान है ईरान का। इराक में जमीन के अंदर मिसाइलों का एक पूरा शहर बसा है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर ईरान पर हमला होता है तो कहां कहां से हमले होंगे ये आप समझ जाइए, क्योंकि इराक में तो पूरा पाताल लोक बसा दिया गया है। तस्वीर देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि ईरान की तैयारी इराक में कैसे? अगर आप कंफ्यूज हो गए तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस पर भी पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं हो क्या रहा है, तैयारी क्या है। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों को चौंका सकती हैं, सरप्राइज अटैक हो सकता है। इराक में मौजूद अमेरिकी बेस सीधे निशाने पर आ जाएंगे क्योंकि आपको पता है ना मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर यूएस के बेसेस हैं, तो वो सीधे आ जाएंगे जद में। हमला अचानक हुआ तो ट्रंप को भारी सैन्य नुकसान हो सकता है और भयंकर नुकसान हो सकता है। अमेरिका के मित्र देश इजराइल को सीधा खतरा है क्योंकि वही तो बगल में है, घिरा हुआ है इन्हीं देशों से। सैनिकों की जान का खतरा और बड़े पैमाने पर तबाही संभव है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का समय बहुत कम मिलेगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य दबदबा कमजोर पड़ जाएगा और तेल सप्लाई रूट्स पर भी असर होगा। कच्चे तेल की कीमतें उछाल मारेंगी और सहयोगी देश डर में आकर दूरी बना सकते हैं। तो ये जो रणनीति है ये ईरान की है। जवाबी हमले में अमेरिकी को लोगों को भारी खर्च उठाना पड़ सकता है और अमेरिकी सरकार पर सेना हटाने का भी दबाव उस केस में पैदा हो सकता है। तो अब आप समझ गए ना कि ये इराक वाला प्लान ईरान ने क्यों एक्टिव किया। एक तो इजराइल को एलिमिनेट कर देगा और इस तरह का दबाव बनाएगा कि अमेरिका अगर कोशिश भी करता है ना कि आगे बढ़ जाए और सोच ले कि वेनेजुएला जैसा कर देंगे तो वो ईरान में संभव नहीं है क्योंकि ईरान ने बैकएंड तैयारी बहुत बड़ी की है। और आप देखिए कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण अफ्रीका के तटों तक ईरानी नौसेना की दहाड़ अब दुनिया सुन रही है। ब्रिक्स देशों के साथ हालिया युद्धाभ्यास में ईरान की भागीदारी ने साफ कर दिया है कि वो अब केवल खाड़ी तक सीमित नहीं है। ये न केवल ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रदर्शन है बल्कि अमेरिका और पश्चिम के प्रभुत्व को समुद्र में मिलाने वाली एक बड़ी चुनौती भी दिखाई दे रही है।
के खिलाफ ईरान ने लाइव फायर अभ्यास भी शुरू कर दिए हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो बारीकी से अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों और अमेरिका में घरेलू घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक समूह को ट्रैक कर रहे हैं ताकि हर सिचुएशन से निपटा जा सके। برای نخستین بار تصاویر شهرهای زیرزمینی شناوری نیروی دریایی سپاه अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान का सुरक्षा कवच कितना मजबूत है, आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि देखिए सुरक्षा कवच तैयार कर लिया और ये कितना मजबूत है, इसी से पता चलेगा कि ईरान कितना प्रिपेयर्ड है। ईरान के पास रशिया और चीन की कई मिसाइल हैं। S-300 हवाई हमलों, फाइटर जेट्स और मिसाइल को रोकने में सक्षम है। इनका डिफेंस कर लेगा किसी तरह। रूस से ईरान को रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी मिली है। वहीं रूसी मदद से ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक को बेहतर कर लिया, एडवांस कर लिया है। चीन से ईरान को एंटी शिप मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल गई है और कहा जा रहा है कि अंदर खाने दे दी गई है, ये शेयर नहीं किया जा रहा किसी से। चीनी C-802 मिसाइल का ईरानी संस्करण खाड़ी में बड़ा खतरा हो सकता है। चीन ने ईरान को ड्रोन, सेंसर और सर्विलांस सिस्टम की तकनीक दी है। चीनी डिजाइन पर आधारित ईरानी नेवल माइंस समुद्री रास्तों के लिए बहुत खतरनाक है और रूस चीन की मदद से ईरान ने घरेलू हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ा ली है, जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट हो सकता है क्योंकि अमेरिका आंखें दिखा रहा है और ईरान भी कह रहा है तैयारी है। इसका मतलब कोई तो होगा ना जो मदद कर रहा है, इसीलिए रशिया और चीन का नाम सामने आ रहा है। देखिए, जहां एक तरफ ईरान अमेरिका के खिलाफ हर मोर्चे पर तैनात है, वहीं ईरानी संसद के सदस्यों ने IRGC का हौसला बढ़ाने और वर्दी पहनकर सदन पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की है और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। अमेरिका ईरान के बीच हालात बेहद खराब हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई अपने देश के लोगों के सामने आए तो वो अपने गुरु पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने पूर्व नेता की कब्र पर फातिहा पढ़ा और ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47 वर्षगांठ के जश्न का ऐलान किया। खामनेई का सामने आना इस बात का सबूत है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। और देखिए, अभी कल ही हमने आपको प्रहार में दिखाया था कैसे जामकरन मस्जिद पहुंचे थे। तो जब जब खामनेई निकल कर इस तरह से मैसेजिंग देते हैं, इसका मतलब कि उनकी तैयारी पूरी, वो किसी से डर नहीं रहे हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में कई बड़े हमले भी देखने को मिले। ईरान में एक के बाद एक धमाकों से दहशत और गहरा गई है। दक्षिणी ईरान में शनिवार को हुए 2 अलग अलग विस्फोटों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ईरान ने एक तरह से सीधे सीधे धमकी दे दी है। खामनेई ने कह दिया कि अगर सोचा भी हम पर अटैक करने का तो जवाब बहुत भयंकर होगा। ईरान अमेरिका के बीच जंग की आहट के बाद हम आपके सामने उस नापाक प्लान का भी खुलासा करने जा रहे हैं जिसको तैयार किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। और इस प्लान का टारगेट है हिंदुस्तान। सरहद पार से फिर बारूद वाली साजिश की गूंज सुनाई दे रही है। मुल्ला ने कश्मीर को लहूलुहान करने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसका एक एक पन्ना आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आतंक की इस तस्वीर को आप देखिए जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, जो पाकिस्तान के सारे दावों की पोल खोल रही है। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक लश्कर का ये आतंकी चीफ हाफिज सईद नजरबंद है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये पाकिस्तान में मुल्ला की शह पाकर खुलेआम घूम रहा है। पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों से बातें कर रहा है। दावा किया गया कि हाफिज सईद अक्टूबर और नवंबर में पंजाब के ओकारा में सक्रिय था। उसने वहां न सिर्फ बैठकों में भाग लिया बल्कि अपने लड़ाकों से भी मिला है। सईद जिनसे मिला उनमें लश्कर के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी और भर्ती कमांडर नस्र जावेद भी शामिल हैं। ये तस्वीरें भारत के लिए जो बड़ी साजिश इसके खिलाफ की जा रही है उसका संकेत देती हैं। और देखिए, इन आतंकी संगठनों ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए अब बच्चों और महिलाओं को हथियार बनाए। लश्कर आतंकी अब खुले तौर पर सामने आकर न सिर्फ बच्चों को जिहाद के लिए भड़का रहे हैं बल्कि फिदायीन बनने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बच्चे और महिलाएं इनका की फोकस एरिया है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, महिला फिदायीनों को भर्ती किया जा रहा है और वहीं बच्चों को भी आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब ये तस्वीर हम ब्लर करके इसलिए आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी धुंधली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम सही नहीं समझते कि बच्चों को इस तरह की सीख दी जाए, लेकिन उस देश में बच्चों को बंदूक पकड़ाने से ये गुरेज नहीं करते।
और देखिए इन्हीं महिलाओं और बच्चों के हाथ हथियार थमाकर अब हाफिज सईद कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, और वो इन बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कैसे कर रहा है वो जानकारी भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए महिलाएं भी फिदायीन हैं, बच्चों को भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, उनके भी पैर में जंजीरें डाल देते हैं, बंदूकें थमा देते हैं, उनका भविष्य खराब कर देते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं कि तैयारी क्या है। पाकिस्तान में खुलकर अब आतंकी हाफिज सईद घूम रहा है। हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया कैसे वो घूमता दिखाई दिया है। वो मुनीर के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है। अब हाफिज खुद पाकिस्तान में सभाएं कर रहा है, सार्वजनिक सभाएं। बच्चे और महिलाओं की एक नई आतंकी फोर्स, एक नई खेप तैयार की जा रही है, और उसका फोकस एक बार फिर कश्मीर में अशांति फैलाना है। कश्मीर में अब फिदायीन हमले करना चाहता है मुनीर, और इनके लिए महिलाओं और बच्चों को यह हायर करना चाहता है, और इसीलिए अब वो कई आतंकी संगठनों को साथ ला रहा है, ज्वाइंट वेंचर खोल रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को इस संगठन में जोड़ा जा रहा है, उनके दिमाग में गंदगी भरी जा रही है। पाकिस्तान में लश्कर और आईएसकेपी का गठबंधन भी करा दिया गया। इस्लामिक खुरासान प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम, और ये बच्चों और महिलाओं को फिदायीन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए ऑनलाइन नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं से जोड़ा जा रहा है, और ड्रोन के जरिए हथियार और नकदी भेजने की इनकी प्लानिंग है। बड़े शहरों में आतंकी हमले का माहौल बनाने की रणनीति पर यह काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी चाहे ये सारी चीजें सफल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं, जो भारतीय सेनाएं हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। इनके इस तरह के प्लान होते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे नाकाम करना है ये हमारी सेनाएं बखूबी जानती हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की उस साजिश को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट मोड में है, और हाफिज जैसे आतंकियों के कमर तोड़ने के लिए कैसे पूरी तैयारी, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह भारतीय जवान हर नापाक साजिश पर नजर बनाए हुए हैं। आप इस तस्वीर में देखिए। देखिए, जहां पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर कश्मीर को दहलाने की प्लानिंग कर रहा था, वहीं उसके मुल्क में बलोच विद्रोहियों ने जमकर तबाही मचाई है। मुनीर ये भूल गए कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। जिस वक्त रावलपिंडी में भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, ठीक उसी वक्त मुनीर की फौज को बलोच विद्रोहियों ने लहूलुहान कर दिया। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बड़ा ब्लास्ट होता है। आप देखिए, पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर बीएलए टूट रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले को ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 का नाम दिया है, 2.0 का नाम दिया है। हेरोफ बलूची भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काला तूफान। बीएलए ने पहली बार अगस्त 2024 में ऑपरेशन हेरोफ लॉन्च किया था, और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 14 शहरों को निशाना बनाया गया था। तो 14 शहर टारगेट किए गए थे, और अब एक बार फिर से ये एक्टिव हो चुका है। बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को जो नाम दिया है ऑपरेशन हेरोफ 2.0, इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कहानी क्या है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हेरोफ फेज 2.0 रखा गया है। हेरोफ बलूची भाषा का शब्द है जो हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब होता है काला तूफान। पहली बार अगस्त 2024 में यह ऑपरेशन किया गया था, तब इसका नाम ऑपरेशन हेरोफ रखा गया था, और ये इसका 2.0 वर्जन है, यानी दूसरा वर्जन है। कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाने की कोशिश में है बीएलए, और ईरान जैसी अस्थिरता बीएलए पैदा करना चाहती है पाकिस्तान में। अब आप समझ रहे हैं कि ये टाइमिंग क्यों चुनी गई। देखिए, बीएलए ने पाकिस्तान के किन किन शहरों को जला दिया है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं जो पूरी तरह से बड़ी खराब स्थिति में हैं। जानकारी आपको दे रहे हैं, आप ग्राफिक्स को गौर से देखिएगा। ये जो एरिया है पूरा, इसमें क्वेटा, मस्तंग, ग्वादर, नुश्की, दालबंदिन, खरान, मंजगूर, टम्प और पशनी क्लाट, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बीएलए एक्टिव है। और हाँ, पाकिस्तान की जो पुलिस है, जो वहां की सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। पाकिस्तान को जलाने के बाद बलोच विद्रोही सड़कों पर बाइक से शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए, उसकी भी तस्वीर यहाँ देखिए। मुनीर का खात्मा करने की चेतावनी दी जा रही है। आप देखिए कैसे मुल्ला को पाकिस्तान से भगाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, अब यहाँ के
अब आप सोच रहे होंगे कि बीएलए इतने बड़े पैमाने पर हमले क्यों कर रही है, क्या चाहती है बीएलए। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या वो चाहते हैं। चलिए बता दें आपको ग्राफिक्स के जरिए। बलूचिस्तान को दरअसल अलग देश बनाने की मांग रख चुके हैं और इसके लेकर एक्टिव हैं। जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया था, इनका यह कहना है, और इसीलिए पाकिस्तानी सेना को ये अपना दुश्मन मानते हैं। बलूचिस्तान में कई अलगाववादी संगठन एक्टिव हैं। सबसे पुराना संगठन बीएलए है और 2007 में पाकिस्तान ने यह माना था कि यह चरमपंथी संगठन है। बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव से बीएलए छुड़ाना चाहती है। बलूचों के हक के लिए लड़ती है बीएलए, उनकी बात उठाती है। पाकिस्तान और चीन पर जमीन हड़पने का बीएलए आरोप लगाती रही है बलूचिस्तान में, और यही वजह है कि एक्टिव होकर सीधे सीधे अपने हाथ में चीजें वापस चाहती है बीएलए। तो देखिए ये पूरी जो चीजें हैं, इसको लेकर एक्टिवनेस दिखाई दे रही है बीएलए की तरफ से। अब पाकिस्तान इससे कैसे निपटता है, क्या होता है, क्या अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखता रहता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो देखिए पाकिस्तान में बीएलए के लड़ाके गोलियां चला रहे, तो वहीं मुंबई की भी खबर एक सामने आई है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दहशत फैलाने के काम में जुट गए। मुंबई में देर रात डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर कुछ बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की है। जुहू में मौजूद उनके घर पर गोलियां चलाई गई, जिससे वहां दहशत फैल गई, और इस फायरिंग की घटना के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते दिख रहे हैं। कौन है जिसने फायरिंग की, आपको बताएंगे। लॉरेंस के इस गुर्गे का कबूलनामा भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुंबई की तस्वीरें देखिए, गौर से देखिएगा कैसे फायरिंग हो रही है, सुनिए जरा। तो आपने देखा रोहित शेट्टी के घर के पास फायरिंग हुई है, और अब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके जरिए आरोपियों की पहचान हो रही। बताया जा रहा है 5 लोगों को पकड़ा भी गया है, और इस पूरे घटनाक्रम का लिंक लॉरेंस बिश्नोई से कैसे जुड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।